हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे होंगे उम्मीद करती हूँ। आज हम इस लेक्चर में जो फर्स्ट यूनिट है फिजिकल केमिस्ट्री, क्वांटम यांत्रिकी या हम कहते हैं प्रारंभिक क्वांटम यांत्रिकी, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, उसको लेकर के डिस्कस करेंगे और इसके जो भी टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले जो अपना लेक्चर हम जो डाले गए उनमें हम यूनिट नंबर 5 की बात कर रहे थे और यूनिट नंबर 5 में हमने सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज़, उसमें कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है 4 टाइप्स की जो हमने देखी थी उन पे हमने डिस्कस किया था। वो यूनिट अपनी कंप्लीट हो गई है, यूनिट नंबर 5। आज हम न्यू यूनिट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट है क्वांटम यांत्रिकी या एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटम होती क्या है, मैकेनिक्स क्या है। देखो, मैकेनिक्स जो होती है वो पहले हम डेफिनेशन की बात करें कि मैकेनिक्स है क्या। कोई भी पदार्थ है या मैटर है वो एक छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। सभी को पता है कि समस्त पदार्थ मान लो, द्रव्य मान लो, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जो सदैव क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। और ये पार्टिकल्स जो गति करते हैं उस गति की अध्ययन या हम कहते हैं उस गति का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब ही क्या होता है कि जो गतिशील पार्टिकल्स हैं उन गतिशील पार्टिकल्स का अध्ययन किया जाए। देखो, जो द्रव्य और के या पदार्थ के छोटे छोटे कण हैं उनका जो अध्ययन करेंगे तो अगर हम इसमें है ना जो पार्टिकल्स गति कर रहे हैं उनके ऊपर यदि हम न्यूटन की गति का नियम मान लो, जड़त्व का, बल का, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम अगर लागू करते हैं तो वो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स में आती है। देखो, मैकेनिक्स भी 2 टाइप्स की होगी। मैकेनिक्स में हम 2 प्रकार देखेंगे इसके। एक होती है चिरसम्मत यांत्रिकी या क्लासिकल मैकेनिक्स और दूसरी होती है क्वांटम यांत्रिकी। जो क्लासिकल मैकेनिक्स होती है उसमें तो जैसे ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, आकाशीय पिंड हो गया, पृथ्वी के छोटे बड़े कण हो गए, इनकी गति का अध्ययन किया जाएगा। लेकिन परमाणु आकार के जो सूक्ष्म क्षेत्र वाले कण होते हैं ना उनके स्थायित्व की व्याख्या नहीं की जा सकती। जैसे परमाणु आकार में जैसे हम इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ये भी गति करते हैं, तो इनकी स्टडी इसके अंदर नहीं की जाती। क्लासिकल की बात कर रही हूँ। और जो क्वांटम यांत्रिकी होती है उसके अंदर जो लाइट है या फिर हम कह दें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, उनका डुअल नेचर होता है, दोहरी प्रकृति होती है, उसकी स्टडी करते हैं हम किसमें, क्वांटम मैकेनिक्स में। और क्वांटम मैकेनिक्स जो होती है वो ये कहती है कि जो ऊर्जा आएगी, जो एनर्जी आएगी वो एज ए फोटोन के रूप में आएगी, एज ए पैकेट्स के रूप में आएगी। और ये फोटोन जो होता है किसके बराबर होता है, E बराबर h के बराबर होता है। देखो, जो फोटोन है वो E बराबर h के बराबर होगा और न्यू जो है वो c/λ होता है। तो जो एनर्जी होती है वो एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगी, E बराबर h c/ क्या हो जाएगा, लैम्डा। ये तो मैं जनरल बात बताइए आपको कि क्वांटम क्या है। सबसे पहले हमें अगर पूछा जाए कि क्वांटम क्या है तो क्वांटम की डेफिनेशन देंगे। तो क्वांटम की डेफिनेशन में हम कहेंगे, देखो आपको स्लाइड में दिख भी रहा होगा क्वांटम क्या है। क्वांटम जो है उसकी बात करें, समस्त पदार्थ या द्रव्य, ये मैटर है, MEATTER, मैटर, मेटल नहीं मैटर। समस्त द्रव्य मैटर बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जो सदैव गति करते रहते हैं। इस गति का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मैकेनिक्स। क्या कहा जाता है, मैकेनिक्स या फिर यांत्रिकी। इस मैकेनिक्स को 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं अपन, 2 भागों में बांटते हैं। एक तो मैंने आपको बताया क्लासिकल मैकेनिक्स और दूसरी होती है क्वांटम मैकेनिक्स।
दो पार्ट जो इसके हैं उनमें एक तो होता है क्लासिकल मैकेनिक्स और दूसरा जो पार्ट है उसमें होता है क्वांटम मैकेनिक्स। आपको बताया मैंने कि क्लासिकल जो होती है उसको चिर सम्मित यांत्रिकी कहते हैं। उसमें हम ग्रह, उपग्रह, आकाशीय पिंड, पृथ्वी के छोटे बड़े कण, इन सब की गति का अध्ययन करते हैं। लेकिन परमाणु से रिलेटेड कुछ भी आकार के जो भी सूक्ष्म कण होते हैं उनके बारे में कुछ नहीं बताते। लेकिन जो क्वांटम यांत्रिकी है उसके अंदर हम इन्हीं की स्टडी करते हैं। जो सूक्ष्म पार्टिकल्स होते हैं किस तरह से गति करते हैं उनकी स्टडी की जाती है। और इसके अलावा जो लाइट आ रही है रेडिएशन के फॉर्म में, उनको बताया कि वो एक फोटोन, मतलब वो एक पैकेट्स के रूप में लाइट आती है जिसको हम फोटोन कहते हैं। E = h कहा जाएगा। ये एक जनरल डेफिनेशन हो गई क्वांटम यांत्रिकी। उसके बाद यांत्रिकी की, उसके बाद हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये जो दो पार्ट्स हैं उनमें देखिएगा, सबसे पहले हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। यांत्रिकी एक तो होती है क्लासिकल, जिसको हम चिर सम्मित यांत्रिकी कहते हैं, चिर सम्मित यांत्रिकी, और दूसरी होती है क्वांटम यांत्रिकी। चिर सम्मित में बताया कि क्या होता है, इसके द्वारा ग्रह, उपग्रह, आकाशीय पिंडों से लेकर के पृथ्वी के छोटे बड़े कणों की गति की व्याख्या की जा सकती है। लेकिन परमाणु के सूक्ष्म परमाणुवीय आकार वो ऐड करना यहाँ पे, परमाणुवीय आकार के सूक्ष्म क्षेत्र वाले कणों के स्थायित्व की व्याख्या नहीं की जा सकती। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो परमाणुवीय आकार के जो सूक्ष्म कण होते हैं उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। बाकी हम इनकी सबकी परमाणुवीय आकार के छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी स्टडी क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं कर सकते। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स जो होती है उसके अंदर इस यांत्रिकी के द्वारा परमाणुवीय आकार में प्रेजेंट सूक्ष्म कणों की गति की व्याख्या या उनके स्थायित्व की व्याख्या की जा सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वांटम यांत्रिकी के द्वारा प्रकाश तथा अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरणों की दोहरी प्रकृति की व्याख्या भी की जाती है। जो क्वांटम यांत्रिकी है उसके द्वारा प्रकाश और उनकी विद्युत चुंबकीय विकिरण है उनके डबल नेचर, दोहरी प्रकृति जो है उसकी व्याख्या भी की जा सकती है। तो इस तरह से दोनों में डेफिनेशन आपको समझ आया, दोनों की जो डिफरेंस है वो समझ आया होगा कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम ग्रह, उपग्रह, आकाशीय पिंड, पृथ्वी के छोटे बड़े कण, इनकी गति का अध्ययन करते हैं। लेकिन परमाणुवीय आकार के जो सूक्ष्म पार्टिकल होते हैं उनके स्थायित्व, उनकी गति की स्टडी नहीं करते। लेकिन हम अगर उसकी क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो उसमें परमाणुवीय आकार के जो सूक्ष्म कण होते हैं उन्हीं की स्टडी की जाती है। इसके अलावा जो प्रकाश व अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरणों की दोहरी प्रकृति होती है उसकी व्याख्या भी नहीं की जा सकती। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखो इस पे तो शॉर्ट नोट डायरेक्टली आ जाता है। ये क्वेश्चन है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्णिका विकिरण क्या है समझाइए। एक छोटा सा 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कृष्णिका विकिरण क्या होती है, जिसको क्या कहा जाता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या कहेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है ऐसी वस्तु जो अपने पर आपतित सभी विकिरणों का अवशोषण करती है और गर्म करने पर ये सभी विकिरणों का उत्सर्जन कर देती है। अपने पर आपतित सभी विकिरणों का अवशोषण कर ले और गर्म करे तो सभी विकिरणों का उत्सर्जन कर दे, उसे क्या कहेंगे, कृष्णिका। क्या कहेंगे, कृष्णिका, ब्लैक बॉडी। अतः इस कृष्णिका का एक काल्पनिक पिंड होता है। अतः कृष्णिका जो होती है वो एक काल्पनिक पिंड होता है जो सभी तरंगदैर्घ्य की विकिरणों का अवशोषण और उत्सर्जन करती है। ध्यान रहेगा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो होती है वो एक काल्पनिक पिंड मानते हैं जो सभी तरंगदैर्घ्य की विकिरणों का अवशोषण और उत्सर्जन करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ध्यान रखनी है कि ये अपने पर आपतित सभी विकिरणों का अवशोषण कर लेती है और जब इसको गर्म करते हैं तो ये सभी विकिरणों का उत्सर्जन कर देती है। इसे हमारी क्या हो गई, कृष्णिका विकिरण। कृष्णिका विकिरण में देखिए, कृष्णिका को गर्म करने पर इससे उत्सर्जित विकिरणों को
कृष्णिका को जब गर्म किया जाता है तो इससे विकिरण उत्सर्जित होंगी और इन उत्सर्जित विकिरणों को कृष्णिका विकिरण कहा जाता है। जो विकिरण निकलेंगी उन विकिरणों को क्या कहा जाता है? कृष्णिका विकिरण। क्या कहते हैं? कृष्णिका विकिरण। कृष्णिका विकिरण कहते हैं। कृष्णिका विकिरण को समझने के लिए भिन्न भिन्न ताप ऊर्जा वक्र तरंगदैर्घ्य के मध्य एक ग्राफ खींचते हैं जो निम्न प्रकार से है। देखो हम ये जो है इसको समझने के लिए हमने ये एक कर्व बनाया है। इस कर्व के अंदर हम देखते हैं कि ये कर्व एनर्जी और तरंगदैर्घ्य लैम्डा के बीच में बना है। इसमें ये डिफरेंट तरह के टेम्परेचर प्रेजेंट हैं। देखो जो T5 है वो हाईएस्ट टेम्परेचर है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तरंगदैर्घ्य का मान कम होता जा रहा है। देखो तरंगदैर्घ्य का मान T5 पे कम था, फिर T4 पे है, फिर T3 पे है, फिर T2 पे और T1 पे। T1 पे तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है, एनर्जी कम है। T2 पे एनर्जी ज़्यादा है, तरंगदैर्घ्य का मान कम है, फिर T3 है, फिर T4 है। इस तरह से सबसे ज़्यादा अगर हम कुछ इसमें पूछा जाए कि एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा है तो T5 की है, और अगर तरंगदैर्घ्य पूछी जाए तो सबसे ज़्यादा किसकी है? T1 की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कि ये जो आरेख बनाया है इस आरेख से निम्नलिखित बिंदु प्राप्त होते हैं। इसमें सतत वक्र प्राप्त होता है। सतत वक्र प्राप्त होता है जिससे स्पष्ट है कि गर्म करने पर कृष्णिका द्वारा सभी ऊर्जाओं की विकिरणों का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। आरेख का मध्य क्षेत्र कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? विकिरण की मात्रा को। यह क्षेत्र ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। इससे स्पष्ट होता है कि ताप बढ़ाने से विकिरणों का उत्सर्जन भी बढ़ जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विकिरणों का उत्सर्जन भी बढ़ जाएगा। तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ने पर ऊर्जा का जो मान है वो बढ़ता है, जो एक निश्चित बिंदु पर उच्चतम बिंदु है। उसके पश्चात विकिरण की तरंगदैर्घ्य बढ़ाने पर विकिरण की ऊर्जा के मान में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। ये कह रहा है कि तरंगदैर्घ्य के मान बढ़ने पर तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ेगा तो एक निश्चित बिंदु पर, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर उच्चतम होती है, ठीक है। उसके पश्चात विकिरण की तरंगदैर्घ्य अगर बढ़ाते हैं तो विकिरण की ऊर्जा के मान में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। देखो जैसा कि हमने कर्व में बताया था कि जैसे जैसे हम लैम्डा का मान बढ़ाएंगे तो ऊर्जा का मान क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। यदि दिए गए ताप पर निश्चित ऊर्जा के विकिरणों का अधिकतम उत्सर्जन होता है तो इन विकिरणों की तरंगदैर्घ्य को क्या कहते हैं? लैम्डा मैक्स कहते हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिसके ऊपर विकिरणों की तरंगदैर्घ्य मैक्सिमम होती है। अधिक उच्च व अधिक निम्न ऊर्जा के विकिरणों का उत्सर्जन बहुत कम होता है क्योंकि आरेख में इनका क्षेत्रफल बहुत ही क्या होता है? कम होता है। भिन्न भिन्न ताप पर प्राप्त वक्रों से स्पष्ट होता है कि ताप बढ़ाने पर वक्र का उच्चतम भाग निम्न तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाता है, अर्थात उत्सर्जित विकिरणों की तरंगदैर्घ्य ताप की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखो फिर उसके बाद हम देखते हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है या प्लांक का विकिरण का नियम क्या है? मैक्स प्लांक जो था उसने कृष्णिका जो है और उसमें स्पेक्ट्रम में जो ऊर्जा का वितरण है उसके लिए एक नियम दिया कि कृष्णिका स्पेक्ट्रम में ऊर्जा का वितरण किस तरह से होता है। ऊर्जा उत्सर्जित होगी तो उस तरह में एक विकिरण स्पेक्ट्रम बनेगा, तो वो स्पेक्ट्रम किस तरह का बनेगा उसके लिए एक सिद्धांत दिया गया जिसे क्या कहा जाता है? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहा जाता है। तो मैक्स प्लांक ने कृष्णिका के स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण के संबंध में एक नियम दिया जिसे प्लांक का विकिरण नियम कहते हैं। देखो क्या होता है प्लांक का विकिरण नियम। इनके अनुसार कृष्णिका से विकिरणों का उत्सर्जन सतत ना होकर के असतत होता है। ये कह रहा है कि विकिरण से कृष्णिका से जो कृष्णिका पिंड है उसको जब गर्म करेंगे तो उसमें से विकिरणों का उत्सर्जन होगा, तो ये जो उत्सर्जन है वो कंटिन्यूअस ना हो करके कैसा होता है? असतत होता है, अर्थात ऊर्जा का स्थानांतरण छोटे छोटे बंडल्स या फोटोन के रूप में होता है
जिसे क्या कहा जाता है, फोटोन या क्वांटा कहा जाता है। ये कह रहा है कि जब हम कृष्णिका को गर्म करेंगे तो विकिरणों का उत्सर्जन सतत ना होकर के कैसा होता है, असतत होता है, और जो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा वो छोटे छोटे बंडल्स या फोटोन के रूप में होता है, जिसे फोटोन या क्वांटा कहते हैं। प्लांक के अनुसार फोटोन की ऊर्जा विकिरण की आवृत्ति जो न्यू है उसके क्या होती है, समानुपाती होती है। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, न्यू, और जो इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको क्या कहते हैं, एच। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, जो ई बराबर फोटोन की ऊर्जा, न्यू बराबर विकिरण की ऊर्जा, और उसके बाद जो एच है, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट। जो प्लांक कांस्टेंट है उसकी जो वैल्यू है वो है आपकी 6.6 से 26 × 10⁻34। ये जो वैल्यू होती है इसकी एच की। इस तरह से हम इसके वैल्यू को निकाल लेते हैं और इसको जो हमारा सिद्धांत है प्लांक का विकिरण सिद्धांत या मैक्स प्लांक का सिद्धांत, उसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे, देखो कृष्णिका विकिरण, ये जो मैंने आपको बताया कृष्णिका विकिरण। देखिए स्टूडेंट, कृष्णिका विकिरण जो है वो उस पर शॉर्ट नोट पूछा जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, और डायरेक्ट जो शॉर्ट नोट पूछा जाता है वो आता है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है। तो आपको प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पूछे तो आपको यहाँ तक बताना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अपन देखते हैं कि प्लांक के अनुसार क्या कहता है, प्लांक के अनुसार कृष्णिका विभिन्न दोलनों के द्वारा निर्मित होती है। प्रत्येक दोलन के लिए कंपन की आवृत्ति का मान निश्चित होता है, और किंतु भिन्न भिन्न दोलनों की ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती, अर्थात प्रत्येक दोलन के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा इकाई क्वांटा एच न्यू के बराबर या इससे सरल गुणांक के बराबर होती है। तो ई बराबर एन एच न्यू, जहाँ एन का मान क्या है, 0, 1, 2, 3। आइंस्टीन के अनुसार फोटोन में संवेग को आइंस्टीन समीकरण के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। देखो आइंस्टीन क्या कहता था कि एनर्जी जो होती है वो mc² के बराबर होती है, mc² के बराबर होती है। क्या हम इसमें से एक c को e के अपोन में ले जाए तो mc = e अपोन क्या हो जाएगा, c। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो p होता है वो किसके बराबर होता है, p बराबर mc हो गया, वेलोसिटी प्रकाश का वेग, इनटू e अपोन क्या हो गया, c, और e अपोन c जो है वो किसके बराबर होता है, h अपोन लैम्डा। क्योंकि जो लैम्डा होता है वो डी ब्रोगली समीकरण से h अपोन क्या होता है, p, मुझे p की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, h अपोन लैम्डा, और h अपोन लैम्डा जो है वो किसके बराबर है, p के बराबर है। तो हम इसकी वैल्यू को किसके बराबर मान लेंगे, p बराबर mc e अपोन c h अपोन लैम्डा। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ई बराबर क्या होता है, एच न्यू, तो न्यू बराबर क्या होता है, सी अपोन लैम्डा। अब हमारे पास जो है वैल्यू आ चुकी है कि ई बराबर एच सी लैम्डा हो जाएगा, और ई अपोन सी जो है वो भी क्या होता है, एच अपोन क्या होता है, लैम्डा। इस सिद्धांत के द्वारा कृष्णिका विकिरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्वांटम प्रभाव, भ्रमण प्रभाव की व्याख्या की जा सकती है, लेकिन इस सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के ध्रुवण को नहीं समझाया जा सकता। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। देखिए इस सिद्धांत के द्वारा कृष्णिका विकिरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्वांटम प्रभाव, रमन प्रभाव आदि की व्याख्या की जा सकती है, लेकिन इस सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के ध्रुवण को नहीं समझाया जा सकता। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश के सिद्धांत को हम इस सिद्धांत से नहीं समझा सकते, बल्कि जो मैक्स प्लांक का सिद्धांत है उसके द्वारा क्वांटम प्रभाव हो गया, रमन प्रभाव होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव हो गया, इनकी व्याख्या की जाएगी, लेकिन ध्रुवण जो है, पोलराइजिंग जो लाइट है उसकी व्याख्या है वो नहीं की जा सकती। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, यहाँ से भी शॉर्ट में क्वेश्चन बन जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव से। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है,
देखो किसी भी धात्विक सतह पर है ना एक विशिष्ट तरंगदैर्घ्य की विकिरण को डाला जाता है। तो डालने के बाद उस धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। और ये इलेक्ट्रॉनों का जो उत्सर्जन होगा ये घटना ही क्या कहलाएगी, फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है उसे फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव में हम डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले किसी धात्विक सतह पर विशिष्ट तरंगदैर्घ्य की विकिरण को आपतित कराया जाता है और विशिष्ट तरंगदैर्घ्य की विकिरण को आपतित कराने के बाद में उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। किसका उत्सर्जन होगा, विशिष्ट तरंगदैर्घ्य की एक तो विकिरण को डाला जाएगा और इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। ये घटना ही क्या कहलाएगी, प्रकाश विद्युत प्रभाव। इससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को कौन से इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। और ये जो है पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। जैसे ये एक डायग्राम बना रखा है, ये कोई धातु की सतह है, ठीक है। इस धातु की सतह पर, ये धातु की सतह बना रखी है, इस धातु की सतह पर Hν फोटोन को डाला गया। Hν फोटोन को डालने पर इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हुआ। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हुआ तो उस समय इसकी एनर्जी 1/2 mv² के बराबर थी। अतः ये प्रकाश की परिघटना होती है जो आपतित विकिरण की आवृत्ति और तीव्रता से प्रभावित होती है। और फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जो होता है वो पोटेशियम, सीजियम और रुबिडियम जो धातु होते हैं उनके द्वारा ही शो किया जाता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे, इस प्रयोग के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले गए। इस प्रयोग के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले गए, जो निष्कर्ष इस तरह से है। देखो, एक तो पहली बात तो इसमें ध्यान रखना कि धात्विक सतह से जैसे ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा तो उस धात्विक सतह की प्रकृति आपतित फोटोन की आवृत्ति पर निर्भर करती है। भाई जितना उसकी आवृत्ति से वो आएगा उसी आवृत्ति से ही धात्विक सतह से क्या होगा, फोटोन का उत्सर्जन होगा। और एक विशिष्ट तरंगदैर्घ्य का फोटोन होना चाहिए, तभी वो धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सकता है, उत्सर्जित करवा सकता है। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। देखो इसमें किसी धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन उस धात्विक सतह की प्रकृति, उस धात्विक सतह की एक तो किस पर निर्भर करेगी, प्रकृति आपतित फोटोन की आवृत्ति पर निर्भर करती है। एक पॉइंट तो ये ध्यान रखना है। और विशिष्ट धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए विशिष्ट तरंगदैर्घ्य की विकिरण की आवश्यकता होती है। कि जैसे पोटेशियम धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए दृश्य क्षेत्र की विकिरण की आवश्यकता होती है। देखो बताया था कि पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, इन धातुओं की सतह से फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो होता है। तो जो पोटेशियम है उसके लिए दृश्य क्षेत्र की विकिरण की आवश्यकता होती है, लेकिन जिंक की धात्विक सतह से इन विकिरणों के द्वारा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता। जिंक भी क्या एक धातु है, उसकी सतह पे हम अगर ये दृश्य क्षेत्र की विजिबल लाइट डालेंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। तो वहाँ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, इसका मतलब वो फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, यह प्रभाव ताक्षणिक होता है, अर्थात धात्विक सतह पर फोटोन के आपतित होते इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाता है, जिससे ऊर्जा का संचय नहीं हो पाता। देखो क्या कहना है कि जैसे ही फोटोन उस पर आके धात्विक सतह पे गिरेगा तो फोटोन के गिरने के साथ ही धात्विक सतह से जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन है वो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा है वो ऊर्जा स्टोरेज नहीं होगी, वहाँ पे इकट्ठी नहीं होगी, ऊर्जा का स्टोरेशन नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कि आपतित जो इकाई समय में धात्विक सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता की क्या होती है, समानुपाती होती है। एक समय में धात्विक सतह से कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए ये डिपेंड करता है कि आपतित विकिरण की तीव्रता क्या थी। इस प्रभाव में धात्विक सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की आवृत्ति की क्या होती है, समानुपाती होती है, किंतु तरंगदैर्घ्य की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा विकिरण की तीव्रता से प्रभावित नहीं होती। ध्यान रहेंगे, ये सारे के सारे पॉइंट फोटो इलेक्ट्रिकली जो इफेक्ट है उसमें हमें ध्यान रखने हैं।
ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों की जो चीज़ें बताई हैं वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है, फोटो इलेक्ट्रिकल जो इफेक्ट है उसका हम देखते हैं गणितीय व्याख्या किस तरह से होती है, उसकी जो मैथमेटिकली कैलकुलेशन है उसकी बात करेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव को आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत से समझाया। आइंस्टीन जो था उसने प्रकाश विद्युत प्रभाव को किससे समझाया? क्वांटम सिद्धांत से इसकी व्याख्या की। आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश विकिरणों की ऊर्जा छोटे छोटे बंडल्स के रूप में होती है, जिन्हें क्या कहा था? फोटोन, या क्या कहा था? क्वांटा। आइंस्टीन क्या कहता है कि प्रकाश विकिरणों का जो उत्सर्जन होता है वो छोटे छोटे बंडल्स के रूप में होता है, जिन्हें फोटोन या क्वांटा कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन फोटोन या क्वांटा के धात्विक सतह पर आपतित होने से फोटोन अपनी ऊर्जा धात्विक सतह के इलेक्ट्रॉन को दे देता है, जिससे दो कार्य संपन्न होते हैं। देखो, जैसे ही धात्विक सतह पर फोटोन आकर के गिरेगा तो वो फोटोन क्या करेगा कि अपनी उसकी जो खुद की ऊर्जा है वो धात्विक सतह के इलेक्ट्रॉन को दे देगा, जिससे दो कार्य संपन्न होंगे। पहला कार्य क्या संपन्न होगा? धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉनों को पृथक करने के लिए किया गया कार्यफलन क्या होगा? W नोट होता है, तथा शेष ऊर्जा इस पृथक किए गए इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने के काम में आती है। तो हम क्या कह सकते हैं इसको कि देखो, धात्विक सतह से फोटोन आके टकराया जिसको हम HNU कह रहे हैं, और धात्विक सतह से जैसे ही फोटोन आकर के टकराएगा तो उसका कार्यफलन क्या होगा? W नोट, और उसकी गतिज ऊर्जा जो होगी, जो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करते समय उसको गति प्रदान करने का काम करेगा, उसको हम क्या कहेंगे? हाफ mv²। इस प्रकार फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन व उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के योगफल के बराबर। इसी प्रकार फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का योगफल होती है। फोटोन जो आगे गिरा वो किसके बराबर होगा? कितना उसका कार्यफलन है और उस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का योग क्या है, उन दोनों के योग के बराबर फोटोन की योग होगा। यहाँ तक की बात समझ आई? क्या कहा गया इसमें कि जैसे ही धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित किया जाएगा तो उस आकर के वो H फोटोन है उस पर गिरेगा और शेष ऊर्जा उस पृथक किए गए इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने का काम करेगी। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कि फोटोन की जो ऊर्जा है, जो फोटोन की ऊर्जा है, फोटोन की ऊर्जा इक्वल टू गतिज ऊर्जा प्लस कार्यफलन। तो फोटोन की वह न्यूनतम मात्रा जो धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉनों को पृथक करने के लिए चाहिए होती है उसे दहली ऊर्जा कहा जाता है, तथा यह आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति के फोटोन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता उसे क्या कहा जाता है? दहली आवृत्ति। भाई, जितनी उसको धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए ऊर्जा आवश्यक हो वो ऊर्जा तो दहली आवृत्ति कहलाएगी, उससे ज़्यादा या कम होगी तो उस समय फोटोन के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। दहली आवृत्ति जो है HNU, फोटोन को प्रयुक्त करने पर इलेक्ट्रॉन की धात्विक सतह से पृथक हो जाती है किंतु गति नहीं करती। तो न्यू बराबर क्या? न्यू नोट होने पर 1/2 mv² क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दहली आवर्ती फोटोन को प्रयुक्त करने पर इलेक्ट्रॉन धात्विक सतह से पृथक हो जाता है किंतु गति नहीं करता। तो गति नहीं करेगा तो हाफ mv² जो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जो समीकरण 1 थी वो क्या थी? HNU बराबर W नोट प्लस हाफ mv 0। तो HNU जो है वो किसके बराबर हो गया? जो HNU है वो W नोट के बराबर हो जाएगा। न्यू बराबर भी यहाँ क्या ले लिया? न्यू नोट। अतः W नोट का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में W नोट का मान रखेंगे तो देखो समीकरण 1 जो है वो अपने पास ये थी, न्यू बराबर HNU नोट प्लस W नोट प्लस हाफ mv²। समीकरण नंबर 1 यही थी अपने पास। समीकरण 1 की बात करें तो समीकरण 1 अपने पास यही थी कि HNU इक्वल टू W नोट प्लस हाफ mv², ये थी। यहाँ से W नोट की जगह पे हमने इसका वैल्यू रख दी। W नोट की जगह क्या रखा है हमने? HNU नोट रखा है। HNU नोट जब इसका मान रखेंगे तो देखो क्या होगा? HNU बराबर HNU नोट हाफ mv²। हाफ mv² इक्वल टू क्या हो जाएगा? न्यू वाले संख्या जो हैं उनको हमने एक तरफ कर लिया तो HNU माइनस
क्या हो जाएगा एच न्यू नोट, इसमें एच कॉमन ले लिया तो न्यू माइनस न्यू नोट। ये जो इक्वेशन, ये जो मैथमेटिकली कैलकुलेशन है वो हाफ एम वी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू नोट, ये हमारे पास एक मैथमेटिकली फॉर्मूला आ जाएगा। उपयुक्त समीकरण को क्वांटम का प्रकाश विद्युत समीकरण कहा जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि दहलीय ऊर्जा से कम ऊर्जा के फोटोन को धात्विक सतह पर आपतित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता, चाहे फोटोन की तीव्रता कितनी भी बढ़ा दी जाए। ये हमें ध्यान रखना है कि जितनी उसको मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है उसी एनर्जी का ही तरंग दैर्घ्य या उसी विशिष्ट तरंग दैर्घ्य का ही डालना होगा। उससे ज़्यादा अगर हम ऊर्जा का फोटोन डालते हैं तो उत्सर्जन नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला आ गया, इसके लिए इस तरह से ये बनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्पटन प्रभाव। देखो क्या होता है कॉम्पटन प्रभाव। कॉम्पटन प्रभाव की बात करेंगे। कॉम्पटन प्रभाव में विकिरण के कण व फोटोन की प्रकृति के बारे में अनेक निष्कर्ष दिए गए, जिन्हें क्या कहा जाता है, कॉम्पटन प्रभाव। कॉम्पटन प्रभाव में विकिरण के कण व फोटोन की प्रकृति के बारे में अनेक निष्कर्ष दिए गए, जिन्हें कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। जब एक वर्णी एक्स विकिरण को प्रकाश या इससे निम्न भार वाले परमाणु पदार्थ पर आपतित कराया जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, उत्सर्जित होता है। जब मोनोक्रोमेटिक लाइट जो किरण है उसको कार्बन या इससे निम्न भार वाले पदार्थ पर आपतित कराया जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। और साथ ही आपतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य से उच्च तरंग दैर्घ्य निम्न तरंग दैर्घ्य की विकिरण भी विवर्तित होती है। अर्थात आपतित और विवर्तित विकिरणों की तरंग दैर्घ्य के अंतर को ही कॉम्पटन प्रभाव या विस्थापन कहा जाता है। ये कह रहा है कि कॉम्पटन प्रभाव में क्या होता है कि एक फोटोन को हमने फोटोन की प्रकृति के बारे में एक निष्कर्ष दिए, जिसे फोटोन प्रभाव का, जब मोनोक्रोमेटिक लाइट को कार्बन या इससे निम्न भार वाले पदार्थ पे डालते हैं तो उस समय इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तो आपतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य और उच्च तरंग दैर्घ्य की निम्न ऊर्जा विकिरण विवर्तित होती है, उन दोनों के बीच में कितना अंतर आया, विवर्तित विकिरण की तरंग दैर्घ्य और आपतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य दोनों के बीच में कितना अंतर आया, उसी अंतर को ही क्या कहा जाता है, कॉम्पटन प्रभाव। जैसे हमने ये ले रखा है, ये डायग्राम के थ्रू समझाया इसको। देखो कि आपतित विकिरण जो है वो इस पदार्थ पे डाली गई या इस मेटल पे डाली गई, विश्राम अवस्था में था। E बराबर एच न्यू, न्यू बराबर हमें पता है क्या होता है, P बराबर एच न्यू अपॉन क्या हो जाएगा C, जिसका संवेग क्या था एच न्यू अपॉन C। विश्राम अवस्था में इलेक्ट्रॉन जो है उसकी ऊर्जा क्या है एम नोट C स्क्वायर और P क्या होगा 0। विश्राम अवस्था में संवेग 0 होगा। लेकिन जैसे ही उत्सर्जित होगी और इधर विवर्तित होगी, उत्सर्जित होगी तो उस समय इसकी ऊर्जा E बराबर MC स्क्वायर के बराबर होगी और इसका संवेग जो है वो P बराबर MV के बराबर होगा। ऐसे ही विवर्तित किरण की बात करें तो विवर्तित किरण जो है E बराबर एच न्यू और एच न्यू जो है P बराबर एच न्यू अपॉन क्या हो जाएगा C। माना कि एक फोटोन जिसकी ऊर्जा E बराबर एच न्यू और संवेग एच न्यू अपॉन C है, इसे स्थिर इलेक्ट्रॉन पर आपतित करते हैं तो फोटोन कुछ ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन को दे देता है। इससे इलेक्ट्रॉन एक्स के साथ फाई कोण बनाते हुए क्या हो जाता है, उत्सर्जित हो जाता है। इसे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, देखो एक तरफ फाई कोण बन रहा है, दूसरी तरफ थीटा बन रहा है। फाई कोण बनेगा तो उस समय इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा MC स्क्वायर और जो संवेग होगा वो MV होगा। और जब थीटा कोण बनेगा, ये थीटा बन रहा है यहाँ पे, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल जो है ये फाई एंगल है और ये हमारा थीटा एंगल है। जब थीटा एंगल बनेगा तो उस समय जो E बराबर एच न्यू होगा और संवेग होगा वो एच न्यू अपॉन C डैश होगा। ऐसे ही उत्सर्जित होगा तो E बराबर MC स्क्वायर, P बराबर एच न्यू। इधर हम बात करेंगे तो उसमें E बराबर एच न्यू और जब आपतित विकिरण होगी तो उस समय उसका जो संवेग होगा वो एच न्यू अपॉन क्या होगा, C होगा। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि इसके अंदर E बराबर MC स्क्वायर तथा संवेग जो है P बराबर MV होता है। आपतित फोटोन की विश्राम अवस्था में इलेक्ट्रॉन पर आपतित होने के पश्चात इसकी ऊर्जा
कम हो जाती है तथा शेष फोटोन एक्स एक्स के साथ थीटा कोण बनाते हुए विवर्तित हो जाता है। और जब थीटा कोण बनाएगा तो उस समय उसकी ऊर्जा और संवेग ये होता है। कॉम्पटन ने आपतित फोटोन व इलेक्ट्रॉन के मध्य टक्कर को प्रत्यास्थ मानते हुए संवेग संरक्षण के नियम की सहायता से कॉम्पटन विस्थापन जो लैम्डा है डेल्टा लैम्डा का निर्धारण किया। भाई टक्कर होती है, टक्कर के पश्चात उत्सर्जित होते हैं या विवर्तित होते हैं, तो उसको जो संवेग संरक्षण का नियम है उसके आधार पर इसने बताया। तो देखो टक्कर से पूर्व फोटोन व इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या थी, एच न्यू एम सी स्क्वायर, और टक्कर के पश्चात फोटोन की ऊर्जा क्या है, एच न्यू डैश एम सी स्क्वायर डैश। ये टक्कर के पश्चात थी। तो देखो ये हम इसमें देखेंगे कि एच न्यू प्लस एम सी स्क्वायर एच न्यू डैश एम सी स्क्वायर, यहाँ पे एम सी स्क्वायर को हमने बाहर ले लिया तो एच न्यू माइनस एच न्यू डैश एम नोट सी स्क्वायर ये बन गया। अब यहाँ से हम एच को बाहर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो ये बन जाएगी, ये बन जाएगी। इसके अंदर हमने एच को कॉमन लिया, ये वाला जो एच है इसको कॉमन ले लिया, एच को कॉमन लेंगे, एच को कॉमन लेने के बाद हमारी जो इक्वेशन होगी वो ये बनेगी, ई एच बराबर न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नोट सी स्क्वायर। एक्स एक्स की दिशा में संवेग संरक्षण के नियम की बात करें तो टक्कर से पूर्व फोटोन का संवेग और टक्कर के पश्चात फोटोन का संवेग। तो देखो टक्कर से पूर्व संवेग की संरक्षण के नियम से, वो तो किसके नियम से लेते हैं, टक्कर से। तो देखो ऊर्जा संरक्षण नियम से तो इस तरह से निकालेंगे अब संवेग संरक्षण के नियम से, तो संवेग संरक्षण के नियम से टक्कर से पूर्व संवेग क्या था, एच न्यू अपॉन सी प्लस 0 हो गया, और ये एम वी टक्कर हुई नहीं थी उससे पहले संवेग की, इसके लिए 0 हो गया, और एच न्यू डैश सी अपॉन एम वी हो गया। जब हम इसको ये सोल्व करेंगे तो ये है वो एच न्यू सी अपॉन 0 प्लस एच न्यू डैश अपॉन सी, ये कोस थीटा हो गया, ये जो है ये कोस थीटा थीटा वाले डायरेक्शन को शो कर रहा है, और ये जो है एम वी जो है वो फाई वाले डायरेक्शन को शो कर रहा है। एम वी कोस फाई इक्वल टू एच न्यू सी माइनस एच न्यू सी कॉस थीटा। जब हम इसको सोल्व करते हैं नेक्स्ट तो ये हमारे पास आता है एम वी कोस थीटा एम वी कोस थीटा एम वी कोस थीटा फाई इक्वल टू एच सी न्यू माइनस न्यू डैश कॉस थीटा। अब यहाँ से हमें कॉस एम इस सी को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये जो सी है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, एम वी सी कोस फाई इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू कोस थीटा। वाई एक्स की दिशा में संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे, अभी एक्स एक्स में डायरेक्शन में लगाया था, अब हम वाई एक्स में लगाएंगे। तो वाई एक्स में क्या होगा, वाई एक्स की दिशा में संवेग संरक्षण के नियम से टक्कर से पूर्व फोटोन व इलेक्ट्रॉन का संवेग और टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉन का संवेग। तो देखो टक्कर से पूर्व फोटोन व वाई डायरेक्शन में संवेग संरक्षण दोनों के लिए क्या होगा, 0 होगा। टक्कर से पूर्व की बात करेंगे तो दोनों के लिए 0 होगा, लेकिन टक्कर के पश्चात क्या होगा, नेगेटिव साइन थीटा और एम वी साइन फाई होगा। इसके जब हम फाई के मानो एम वी साइन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू डैश से साइन क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, इसको हम बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये वाला टर्म जो है वो अपना प्लस का हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि एम इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एम वी सी साइन फाई इक्वल टू एच न्यू डैश साइन थीटा। नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि सापेक्षवाद के सिद्धांत से गतिशील इलेक्ट्रॉन सापेक्षवाद के सिद्धांत से गतिशील इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान m तथा विश्राम अवस्था में इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान m नोट में संबंध को निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। ये एक रिलेशन आ गया, ये रिलेशन सापेक्षवाद सिद्धांत के द्वारा निकाला गया। ये रिलेशन हमें ध्यान रखना है, m बराबर m नोट रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे समीकरण नंबर, जो भी समीकरण अपनी बनी है 1 2 3 4 5 6, कॉम्पटन विस्थापन समीकरण जो बनी है उसमें 1 2 3 4 5 की सहायता से कॉम्पटन विस्थापन के मान को ज्ञात किया जा सकता है, जो निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। तो ये हमें लास्ट में ये इक्वेशन जो है वो निकालनी है। सारी इक्वेशन जो हमारी 1 2 3 4 5 है उनका कंक्लूजन से हमारी ये इक्वेशन आती है जो कॉम्पटन विस्थापन के मान को ज्ञात कर सकते हैं। उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट होता है कि विवर्त विकिरण की तरंगदैर्ध्य आपतित विकिरण की तरंगदैर्ध्य की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। विवर्त विकिरण की तरंगदैर्ध्य
धैर्य आपतित की तुलना में ज़्यादा होती है, लाइन ध्यान रखनी है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि डेल्टा लैम्डा क्वांटम प्रभाव या विस्थापन का मान पदार्थ की प्रकृति या आपतित विकिरण की तरंग धैर्य, आपतित विकिरण की जो तरंग धैर्य है, आपतित विकिरण की जो तरंग धैर्य है उस पर भी प्रभावित नहीं होता। एक तो पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड नहीं करेगा और या आपतित विकिरण की जो तरंग धैर्य है उस पर डिपेंड या उससे प्रभावित नहीं होता, किंतु ये विवर्तित कोण थीटा जो है उससे प्रभावित होगा, क्योंकि थीटा जो हमारा फॉर्मूले में आएगा उसकी प्रकृति और आपतित विकिरण की तरंग धैर्य पर निर्भर नहीं करेगा। इस तरह से क्वांटम प्रभाव का मैथमेटिकली निरूपण है वो किया जा सकता है। आज के लेक्चर में हम इतना ही। आगे नेक्स्ट जो इस यूनिट से रिलेटेड टॉपिक है उस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। इसको आप अच्छे से सुनिएगा लेक्चर को और इसके पूरे नोट्स हैं वो प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।